फॉर्मेशन इन स्टिल वाटर। जो भी बेटा कहीं पे किसी को कुछ भी डाउट रहा करे तुरंत पूछा करो, ये नहीं कि कहानी हो गई फिर उसके बाद में खुद ही देख रहे हो समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दो तो इसमें हमारे ये कुल मिला के 6-7 लोग हो तो वो भी नहीं सही समझोगे तो फिर बेकार है ना। एकदम तगड़े से जो समझो एकदम बिल्कुल, जो समझो क्या जो कंप्लीट हो रहा है, फिर उसके बाद देखो क्वेश्चन वोश्चन क्या, और बाद में फिर रिवीजन कराएंगे तो खाली हम धड़ाधड़ क्वेश्चन कराएंगे, ये सब तो हम मान चलेंगे कि तुम्हें सबको पता है। क्या होता है कि जैसे डक लेक है कश्मीर में, गया तो नहीं हूं मैं लेकिन ऐसा सुना। वहां क्या होता है ठंड के दिनों में स्टिल वाटर कहीं पे भी हो हम रख देते हैं एक सिलेंड्रिकल वेजल में। ध्यान देना बेटा सब लोग, एक सिलेंड्रिकल वेजल में अगर वाटर रख दिया जाए और ये आपका ओपन एटमॉस्फेयर में रखा हुआ, इसके अंदर है वाटर। यही लेक के लिए भी एप्लीकेबल हो जाएगा। लेक स्टिल वाटर मतलब पॉन्ड, जहां पे भी वाटर फ्लो नहीं कर रहा है, वाटर फ्लो करेगा कहानी क्योंकि उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगी, दैट इज डिफरेंट थिंग, वो बात करेंगे। बात क्या करेंगे वो बात करना ही नहीं तुम्हें। तो स्टिल वाटर, जो स्टिल वाटर होगा उसमें क्या होता है कि अगर बाहर का टेम्परेचर, अब देखो एक बार, बाहर का टेम्परेचर नाइट में ध्यान देना कभी -θ डिग्री होगा। नाइट में ठंड का टाइम है, जहां पे भी जिस जगह पे निगेटिव में टेम्परेचर हो गया, और ये जो हम वेजल में दिखा रहे हैं तुम्हें वाटर, ध्यान से समझना सबसे, तो फिर पूछेंगे भी तो जिससे पूछे वही वही आंसर देगा। चलो अब -θ डिग्री बाहर का टेम्परेचर हो गया। अब ये जो अगर ये वाटर रखा हुआ ओपन टू एटमॉस्फेयर, यही हम कह सकते हैं बहुत लार्ज स्केल पे लेक के अंदर है, लेक या पॉन्ड, जहां पे वाटर स्टिल कंडीशन में है और वाटर स्टिल है। अब बाहर का टेम्परेचर नेगेटिव हो गया तो ऑब्वियसली जो वाटर होगा इसका टेम्परेचर पहले जीरो होगा, वाटर का टेम्परेचर जीरो होगा, उसके बाद क्या होगा, अब यहाँ पे आइस फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। कैसे स्टार्ट होता है, हीट विल फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर हुआ 0 डिग्री वाटर और निगेटिव टेम्परेचर हो गया लोअर, तो क्या होगा, हीट फ्लो करना शुरू करता है। कहाँ फ्लो करना शुरू करता है, तो ये हीट जो फ्लो करेगा, और थर्मल कंडक्टिविटी हम मान रहे हैं, लेट थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ आइस इज KI लिख दिया, एंड latent heat of fusion of ice is LF, ये हम मान ले रहे हैं क्योंकि आगे यूज पड़ेगा देखो। एंड एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल वेजल इज, सिलेंड्रिकल वेजल उसकी जगह पे पॉन्ड मान सकते हो, इज ए, सब ऐसा ही यूनिट। तो क्या होगा कि किसी इंस्टेंट पे, ध्यान देना बेटा सब लोग, किसी इंस्टेंट पे पहले आइस फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। ध्यान देना जो व्हाइट से हम दिखा रहे हैं ये आइस बन गया, आइस बना, और ये जो आइस बना इसको हम कह रहे हैं कि इसका थिकनेस जो है ये वाई हाइट हो गया, और किसी टाइम टी पे, एट टाइम टी, ये पहले आइस बन चुका है, इसके ऊपर का आइस बन चुका है, ये जो हाइट से दिखा रहे हैं। dt टाइम में मान रहे हैं कि dy थिकनेस आइस और फॉर्म हुआ, इन टाइम dt, इन टाइम dt, dt टाइम में ये आइस फॉर्म हो जो व्हाइट से हम दिखा रहे हैं यहाँ। तो पहले वाई थिकनेस फॉर्म हो चुका है टाइम टी पे। अब जो आइस फॉर्म होगा, ध्यान देना बेटा, जो आइस फॉर्म होगा तो इसका मास कितना होगा, एरिया इंटू dy, ये वॉल्यूम हो गया फॉर्मेशन ऑफ आइस का। होगा क्या कि हीट रिलीज करेगा, क्यों आइस फॉर्म होगा, जब बाहर का टेम्परेचर कम है, वाटर रखा हुआ है,
तो ऑब्वियसली जब माइनस थीटा हुआ होगा तो कभी जीरो रहा हुआ होगा, माइनस थीटा अचानक एक बार में नहीं हो जाएगा। तो जो उसके कांटेक्ट में वाटर है, पहले टेम्परेचर दिन का कुछ और रहा होगा, वाटर टेम्परेचर कुछ और होगा, जैसे जैसे बाहर टेम्परेचर कम होता जाएगा तो जो वाटर सरफेस पे है तो वो हीट दे रहा होगा, बाहर निकल रहा होगा क्योंकि उसका टेम्परेचर ज्यादा था। तो जब हीट दे रहा है तो उसका टेम्परेचर कम हो रहा है, तो वाटर 0 डिग्री पे आ जाएगा। उसके बाद फर्दर क्या होगा, बाहर निगेटिव टेम्परेचर, वो कहेगा पूरा निगेटिव हो जाए, और जीरो रहोगे तो तुम्हें हीट हम तुमसे लेंगे। बात को समझो। किसी भी वेजल में वाटर रखा है, पहले दिन का टाइम है, मान लो छत पे हम ले जाकर रख देते हैं, किसी सिलेंड्रिकल वेजल में, ओपन सिलेंड्रिकल वेजल है, उसमें वाटर रखा और छत पे ले जाकर रख दिया। अब रात में अगर निगेटिव में टेम्परेचर गया तो पहले क्या होगा, वाटर का टेम्परेचर निगेटिव जाने के पहले जीरो आया होगा, जीरो आया होगा तो वाटर का टेम्परेचर ज्यादा था तो हीट दे करके वो भी, उसका भी टेम्परेचर कम हो रहा है। जब निगेटिव में हो गया तो वाटर क्या हुआ, जीरो पे होगा। जीरो के बाद अब वाटर की मजबूरी है कि वो आइस में कन्वर्ट हो जाए। पहले आइस में वाटर कन्वर्ट होगा, उसके बाद आइस का निगेटिव में टेम्परेचर जाएगा। अगर सबका सब कन्वर्ट हो जाएगा तब समझ पा रहे हो बात को। यस सर। यस सर। वाटर पूरा आइस में कन्वर्ट हो जाएगा 0 डिग्री पे। पहला काम यह होगा, अगर पूरा आइस कन्वर्ट हो गया और बाहर टेम्परेचर फर्दर निगेटिव है, तब आइस का टेम्परेचर फिर निगेटिव होना शुरू होगा, क्योंकि आइस से फिर हीट जा रहा होगा। आइस की स्पेसिफिक हीट होती है 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। 1 ग्राम आइस का 1 डिग्री टेम्परेचर डिक्रीज होने में हीट रिलीज जो करेगा, हीट रिलीज करेगा 0.5 कैलोरी, तो फर्दर निगेटिव होगा। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि माइनस थीटा डिग्री है, और इसका यहाँ पे किसी टाइम dt टाइम में dy थिकनेस आइस फॉर्म हुआ, ऊपर आइस बन चुका है, तो ये हीट रिलीज कर रहा है, ये हीट रिलीज कर रहा है जो आइस व्हाइट से दिखाया जो फॉर्म हुआ, हीट रिलीज कर रहा है। तो जो हीट रिलीज कर रहा है वो जा कैसे रहा है, जो आइस स्लैब बन चुका है उसके थ्रू हीट बाहर जा रहा है, क्योंकि इसका टेम्परेचर जीरो है और नीचे वाटर है 0 डिग्री पे, अभी वाटर है। तो a इंटू डी वाई, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ आइस इंटू डेंसिटी ऑफ आइस। ध्यान देना, डेंसिटी ऑफ आइस जीटी टाइम में हीट रिलीज, तो मास इंटू एरिया इंटू डी वाई, दिस इज वॉल्यूम ऑफ आइस इंटू डेंसिटी ऑफ आइस, मास ऑफ आइस डीएम। मास ऑफ आइस जो कन्वर्ट हुआ, किसमें कन्वर्ट हुआ, वाटर। जो ये आइस कन्वर्ट हुआ, किससे कन्वर्ट हुआ, वाटर से कन्वर्ट हुआ। ये हीट रिलीज कितना करेगा, एल एफ। एल एफ डी वाई थिकनेस था, इसीलिए डी टी टाइम में मास भी बहुत कम आएगा। ये मास जो डीएम आया दैट इज वेरी लेस, और जो हीट इसने रिलीज किया वही हीट रिलीज जो होगा वो किस में जा रहा है, देखो ये 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री है, और ये वाई थिकनेस है, ध्यान समझना, वाई थिकनेस है, ये 0 डिग्री पे आइस है और माइनस थीटा डिग्री बाहर टेम्परेचर है। तो जो हीट यहाँ से जो ये आइस ने हीट रिलीज किया वो आइस के थ्रू जा रहा है, आइस के थ्रू जा रहा है, तो 0 डिग्री पे अभी आइस है। आइस जब तक पूरा वाटर कन्वर्ट नहीं होगा तब तक आइस का टेम्परेचर नेगेटिव में नहीं जाएगा। तो दैट इज के आई, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ आइस, थिकनेस एरिया कितना है ए, इंटू टेम्परेचर क्या लिखोगे, θ1 माइनस θ2। θ1 कितना है 0 डिग्री, माइनस θ2 माइनस थीटा है, इंटू के आई एरिया इंटू टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन एल। एल क्या लिखोगे, बोलो बेटा, वाई। ये समझ में आया सबको, नहीं समझ में आया, देखो फिर dt भी आएगा ना। इंटू डी टी आएगा। क्या होता है डी क्यू बाई डी टी, बिल्कुल आएगा, देखो इंटू डी टी आएगा, इंटू डी टी आएगा, लेकिन ये समझ में आया कम। देखो क्या हम कह रहे हैं कि जो आइस फॉर्म हुआ वाई थिकनेस का आइस फॉर्म हुआ, वाई थिकनेस का आइस फॉर्म हुआ बेटा। ये कैसे फॉर्म हुआ, पहले था वाटर, ये था वाटर, वाटर, बाहर टेम्परेचर माइनस थीटा डिग्री हो गया, 0 डिग्री पे है वाटर,
किसी इंस्टेंट पे हम कह रहे हैं कि y तक ये आइस बन गया। आइस क्यों बनेगा? क्योंकि वाटर भाई, वाटर से वाटर टेम्परेचर 0 हायर है और बाहर लोअर है, तो वाटर 0 डिग्री पे वाटर जब हीट रिलीज करेगा तो ऑब्वियसली वो कन्वर्ट होगा आइस। तो किसी टी टाइम पे और इसका थिकनेस वाई आइस बन चुका है। हमारा ऑब्जेक्टिव जो है, हम टाइम को वाई के टर्म में लिखना चाह रहे हैं, कितने टाइम में पूरा आइस कन्वर्ट हो जाएगा। अगर इसका हाइट हमें दिया हुआ है एच, या आधा लेयर कितना बन जाएगा, ये हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो हम कहेंगे कि नेक्स्ट dt टाइम में, अब ध्यान समझो, यहाँ से हीट ये दे रहा है तो दे रहा, तो फर्दर क्या होगा, कुछ टाइम के बाद फिर क्या होगा, ध्यान देना सब लोग, कुछ टाइम के बाद फिर ये आइस कन्वर्ट होगा, कुछ टाइम के बाद फिर नेक्स्ट लेयर आइस कन्वर्ट होगा, तो आइस फॉर्म होता जाएगा ना बेटा। कुछ टाइम बाद फिर आइस यस फॉर्म सर। होगा, तो यस आइस फॉर्म होता जाएगा क्योंकि हीट देता जा रहा है, बाहर टेम्परेचर माइनस थीटा है, फॉर्मेशन ऑफ आइस स्टार्ट हो चुका है। तो हम कह रहे हैं किसी टाइम टी पे जब वाई थिकनेस इसका आइस बन चुका होगा, हम dt टाइम में जो ये व्हाइट से हमने दिखाया है, इसकी बात कर रहे हैं, जो व्हाइट से दिखाया है, dt टाइम में जो व्हाइट से हम दिखा रहे हैं, ये कितना हीट प्रोड्यूस करे, कितना आइस फॉर्म होगा। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि जो ये हीट रिलीज करेगा वही कंडक्शन के थ्रू जाएगा बाहर। ये सबके समझ में आ रही बात बेटा? यस यस सर। तो हम कहेंगे dy, देखो तो इसका एरिया ए है, a इंटू डी वाई, ये मास हो गया, ये सॉरी वॉल्यूम हो गया, इंटू डेंसिटी ऑफ आइस हो गया, मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। dt टाइम में इतना हीट ये रिलीज किया, वो हीट कहाँ से जा रहा है, इस आइस स्लैब से जा रहा है, आइस स्लैब से जा रहा है, जो यहाँ रेड और व्हाइट से हमने बनाया, ये स्लैब बन चुका व्हाइट का। k इंटू टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या कहोगे, इनिशियल इसका हायर टेम्परेचर 0 डिग्री है, 0 डिग्री माइनस लोअर टेम्परेचर θ2, θ1 माइनस θ2 माइनस थीटा इंटू एरिया ए अपॉन थिकनेस कितना है बेटा, y। ये समझ में आया सबको बेटा? अनन्या बेटा बोलो, ऋत्विक, यस भाव, सर। हर्षित, एक्सक्यूज मी सर। आप बोलो बेटा। सर पहले सारा वाटर आइस में कन्वर्ट होगा या फिर आइस का टेम्परेचर भी कम होना स्टार्ट हो जाएगा? आइस और वाटर, तुम्हें एक बात तो, दोनों दोनों 0 डिग्री की, आइस रहे अलग टेम्परेचर पे और वाटर रहे अलग टेम्परेचर पे, ये हो सकता है? जब तक आइस को, जैसे आइस है, आइस को हीट दोगे तो आइस मेल्ट करेगा वाटर में। आइस, ध्यान दो सब लोग, पहले समझो सुनो, अगर वो आइस का टेम्परेचर नेगेटिव में बहुत ज्यादा -50 डिग्री है, आइस का कोई पीस है, उसको हीट देना शुरू किए, उसको हीट देना शुरू किया गया, तो क्या होगा, -50 से पहले -49 होगा, -40 होगा, -30 होगा, -20 होगा, -10 होगा, फिर -5 होगा, फिर 0 डिग्री आइस आएगा। पहला काम आइस का तो यही होगा ना, तब तक आइस मेल्ट नहीं करेगा जब तक 0 डिग्री पे नहीं पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो मेल्ट करेगा तो वाटर जो होगा, जो वाटर होगा वो निगेटिव में टेम्परेचर वाटर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, किस पे करेगा, 0 डिग्री पे करेगा। हमारी बात समझ पा रहे हो सब लोग? यस सर। तो अब 0 डिग्री पे आइस आ गया, अब हीट उसको दे रहे हैं, तो क्या होगा, आइस 0 डिग्री पे रहेगा, पहले 0 डिग्री पे पूरा का पूरा वाटर कन्वर्ट हो जाएगा, पूरा पूरा वाटर कन्वर्ट होगा। जब 0 डिग्री वाटर बन जाएगा पूरा आइस, क्योंकि 0 डिग्री, अगर मान लो 1 किलोग्राम आइस था या 1000 ग्राम आइस है, उसको हमने हीट दिया, 500 ग्राम आइस वाटर में कन्वर्ट हो गया, तो 500 ग्राम वाटर हो गया, 500 ग्राम आइस हो गया, ठीक है। फिर हीट देना बंद कर दिए, जिस फ्लेम के थ्रू जिधर से भी हम हीट दे रहे थे, फिर हम देना बंद कर दिए, तो क्या रहेगा, आइस भी बचा रहेगा अपनी जगह, क्योंकि आइस हीट ले करके वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस कितना होता है, 80 कैलोरी पर ग्राम। 1 ग्राम आइस को 0 डिग्री से, सॉलिड से 0 डिग्री वाटर में कन्वर्ट होने के लिए हीट रिक्वायर्ड जो होगा, दैट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। समझ में आई बात बेटा यहाँ तक? यस सर। जब हीट हटा लेंगे तो 500 ग्राम आइस रहेगा 0 डिग्री पे, 500 ग्राम वाटर रहेगा। अगर कहीं पे कोई और भारी इंसुलेटेड वेसल के अंदर रखे हैं, कोई चेंज नहीं होगा।
अब अगर हम फर्दर हीट दे रहे हैं तो हीट देंगे तो ये नहीं है कि जो 500 ग्राम वाटर है 0 डिग्री पे उसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाए, ऐसा होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आइस है 0 डिग्री पे, तो पहले आइस कहेगा कि मैं पहले कन्वर्ट होऊंगा, किसमें कन्वर्ट होऊंगा? वाटर में। तो हीट वो ले लेगा, वो पहले हीट एब्जॉर्ब करेगा, पूरा एब्जॉर्ब करेगा, वाटर को देगा ही नहीं। तो वो फर्दर वो 0 डिग्री कहेगा ये वाटर और लो, वाटर और लो, और वाटर बढ़ो और बढ़ो। जब पूरा आइस कन्वर्ट हो गया उसके बाद फिर अब आइस रहा नहीं, 0 डिग्री पे वाटर हो गया 1000 ग्राम, फिर हम हीट दिए जा रहे हैं। तो वाटर कहेगा कि भाई अब हमें 1000 ग्राम वाटर है, तो कहेगा कि अब हमारा टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा, वो हीट गेन करेगा, अब उसका टेम्परेचर तब बढ़ना शुरू होगा। मतलब 0 डिग्री वाटर 0 डिग्री आइस एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं। टेम्परेचर 5 डिग्री वाटर रहे और आइस 0 डिग्री पे एक साथ एग्जिस्ट नहीं करेंगे। जैसे रखेंगे फिर वाटर का टेम्परेचर कम होगा, वो हीट देगा और आइस मेल्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। समझ गए कहानी? यस सर। यस ये सर। यस सर। पूरा वो आइस का टेम्परेचर कभी नहीं डिक्रीज करेगा जब तक कि 0 डिग्री वाटर है, क्योंकि वाटर कहेगा भाई हम देंगे हीट, हम हीट दे रहे हैं, पहले हम कन्वर्ट होंगे। ये आइस 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 को क्या होगा कि आइस का टेम्परेचर नेगेटिव में जाने के लिए हीट देना होगा, तो आइस से पहले डोमिनेट करेगा वाटर, कहेगा पहले हमें कन्वर्ट होने दो, हमें बराबर आने दो, पहले आइस होने दो मुझे। समझ में आ गई कहानी? यस सर। तो ये होता है dq बाई dt, जो हीट फ्लो हमने किसी भी स्लैब से बताया था, ध्यान देना, ये y है, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी ki है, और इधर से हीट फ्लो कर रहा है, इधर से हीट फ्लो कर रहा, तो हम क्या कहेंगे? dq बाई dt इज इक्वल टू ki, और यहाँ θ1 टेम्परेचर कहें, यहाँ θ2 कहें, तो हायर माइनस लोअर टेम्परेचर इंटू एरिया अपॉन लेंथ y, यही लिखते हैं। तो dq हीट हीट फ्लो इन टाइम dt क्या कहोगे? dq कहोगे तो ki θ1 माइनस θ2 इंटू ए इंटू डी टी मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन वाई। यही किया गया है फर्स्ट से। देखो इसने हीट दिया, किसने हीट दिया? फर्स्ट से। देखो फर्स्ट इक्वेशन से हीट दिया आइस ने, हीट दिया किसने बेटा? आइस। आइस ने, और फ्लो कर रहा है इसके थ्रू। ये समझ में आया? फर्स्ट समझ में आ गया सबको? यस सर। यस। ऋत्विक समझ में आया बेटा? हर्षित, भाव, सब Yes, लोग sir. बोलो। अनन्या, इज इट ऑडिबल? अनन्या चलो। तो यहाँ देखो बेटा, फ्रॉम फर्स्ट हम क्या कहेंगे? फ्रॉम फर्स्ट यहाँ लिखेंगे a इंटू डी, ए इंटू, ध्यान देना बेटा, a इंटू रो आइस इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इंटू dy। कुछ नहीं, एक बार अपने आप बैठ के सोचना, नहीं समझ में आएगा बताना, 2 मिनट हम फिर रिवाइज कर देंगे, करना तो तुम्हें ही पड़ेगा बेटा। a अपॉन वाई इंटू डी टी। अब यहाँ पे क्या कहोगे? हमें क्या बताना? हम यहाँ पे चाह रहे हैं कि किस टाइम पे, टाइम हमें चाहिए कि कितना टाइम लगेगा। h हाइट है पूरा, अगर वेजल में h हाइट तक वाटर है, कितने टाइम में पूरा आइस बन जाएगा, वो हम देखना चाह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? y वाला टर्म एक साइड ले जाएं, टाइम वाला टर्म एक साइड ले जाएं। तो यहाँ पे देखो बेटा, इसको हम कह देते हैं a, ध्यान देना, एरिया एरिया कैंसिल हो गया दोनों साइड, एरिया कैंसिल कर रहे हैं। डेंसिटी ऑफ आइस लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन अपॉन k इंटू थीटा y dy इज इक्वल टू dt। ये कांस्टेंट टर्म है इसलिए इसको बाहर ले लिया। अब टाइम 0 पे ऐसा भी कह सकते हो, y1 से y2 तक जाने में कितना लगेगा? मान लो कोई कह रहा है कि सर हम ये कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि 1 मीटर से 2 मीटर तक, 1 मीटर पहले ये y1 है, y1 से y2 तक जब तक आइस बनने में कितना टाइम लगेगा? कोई ये कह सकता है ना। तो y1 तक किसी इंस्टेंट पे अगर आइस बन चुका है, कोई कह रहा है हम t0 उसको ले रहे हैं, ले सकते हो, कोई नहीं, एक केस बन जाएगा। समझ पा रहे हो सब लोग? यस सर। भाई y1 तक आइस बन चुका, कोई कह रहा है y1 से y2 तक फॉर्म होने में सर मुझे बताइए कितना टाइम लगेगा। y1 से y2 तक हम इंटरेस्टेड है कैलकुलेट करने में, कितना टाइम लगेगा? कोई बात नहीं है, तो हम कहेंगे जब इसका हाइट है y1, आइस बन चुका है, तो वो टाइम 0 ले रहे हैं। हम कह रहे हैं टाइम t कब कह रहे हैं? जब इसका y2 डेप्थ हो जाएगा। सबको समझ में आ रही बात बेटा? बात एकदम ऑनेस्टली बताना, किसी को भी अगर कहीं कुछ लग रहा है पूछो, उसमें हेजिटेट नहीं करना है बेटा।
समझ में आ रहा सबको? यस अपने आप बेटा जाके लिखा करो, एक बार सुना करो, रिकॉर्डिंग चाहिए वो भी बोल दिया करो, इसीलिए तो रिकॉर्ड करता हूँ, अपने लिए थोड़ी रिकॉर्ड करता हूँ। हाँ, ऐसे इधर उधर नहीं करता हूँ, बस जो चाहिए जिसको चाहिए वो ले सकता है, मैसेज कर दो, हम भेज दिया करेंगे। तो देखो यहाँ पे ध्यान से, तो उसको एक बार और वॉच करो, सुनो, लिखो, कहीं कहीं पे कुछ कुछ चीजें होती करनी पड़ती है, और जहां पे मैं बात बता दूं, जहां पे थोड़ा टाइम लगे और लगे कि नहीं समझ में आ रहा है या कुछ ऐसी चीज है, तो वहीं से वही चीज समझ लो, ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। वो अब R1+R2 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नहीं पूछेंगे सीरीज में, सब कर लेंगे, सबके पूरे नंबर आ जाएंगे, तो उनको चाहिए 10,000 बच्चे, और बैठते हैं 15, 17, 18 लाख बच्चे, तो क्या करेंगे 12 लाख, तो कहाँ से वो 10,000 सबके सब कर दिए, सब कह दिए फुल आ गया, अब बताइए कैसी सीट का बंटवारा होगा। तो इसलिए तुम्हें करना पड़ेगा बेटा, दूसरा ऑप्शन नहीं रहता है। तो देखो यहाँ पे, इसको मान लिए सी, लेट बाद में वैल्यू रख देंगे, सी इज इक्वल टू रो आई एल एफ अपॉन के थीटा के आई, बार बार लिखने के बजाय सी लिखते रहे। तो ये क्या हो गया, वाई डी वाई क्या होता है, इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाई 2, y1 y2 इज इक्वल टू डी टी का टी हो गया, समझ में आया सबको? yes sir. तो इसको लिख दिया हाफ सी y2 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू टी। तो टी की वैल्यू आ गई c/2 y2 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अगर मान लो कि कहीं पे भी एरिया ये है, सी की वैल्यू हम लिख चुके हैं बेटा, ये है सी कांस्टेंट, डेंसिटी ऑफ आइस, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ आइस, टेम्परेचर माइनस थीटा जो था, वो थीटा मैग्नीट्यूड, दैट इज सी। अब यहाँ पे देखो, कोई ये कह रहा है कि सर जो है इसके अंदर वाटर है, और ये y1 से y2 तक आइस फॉर्म होने में, ये भी तो बना ही था आइस, लेकिन y1 से लेके y2 तक जब आइस फॉर्म हुआ तो कितना टाइम लगा, तो ये टाइम आया, समझ में आया सबको? yes sir. कोई कह रहा है कि नहीं इनिशियल से मुझे बताइए कितना टाइम लगा y तक, तो क्या कहोगे, y1 को रख दोगे 0, y2 क्या रख दोगे y, एक केस आ गया ना बेटा। yes sir. कोई कह रहा है इनिशियल से y डेप्थ तक आइस फॉर्म होने में मुझे टाइम चाहिए, भाई कोई बात नहीं है, y1 0 रख दिया, y2 y रख दिया। अब देखो यहाँ पे यही हो गया, टाइम आ गया c/2 y स्क्वायर, तो c/2 इज ऑल्सो कांस्टेंट, इसको हम c डैश लिख दें यार, बाई 2 ले लें, तो जो c/2 है उसको c डैश लिखा है। समझ में आ गई बात सबको? देखो इसको हम c डैश लिख दें, ये समझ में आ रहा ना बेटा, c हमने ये लिया था, 2 से डिवाइड कर दिया तो उसको c डैश कर दिया, मतलब c डैश इज c/2, ये भी तो कांस्टेंट है। तो इसका मतलब हो गया कि हम यहाँ पे कह सकते हैं टाइम इज c/2 y स्क्वायर, या हम कह दें टाइम इज इक्वल टू टाइम दैट इज इक्वल टू c डैश y स्क्वायर। ये हमारा रिजल्ट है। अब इंटरेस्टिंग बात देखो, क्या होता है कि अगर हम कहें कि यहाँ पे देखो, इसके अंदर है वाटर, ये है वाटर, तो हम कह रहे हैं कि 1 मीटर फॉर्म होने में, आइस फॉर्म होने में कितना टाइम लगेगा, t1 लगा मान लो, फॉर y इज इक्वल टू 1 मीटर, t1 टाइम कितना लगा बेटा, t इज इक्वल टू t1 हो जाएगा ना बेटा, yes sir. c डैश y की वैल्यू 1 रख दिया, फॉर y इज इक्वल टू 2 मीटर। अब कह रहे हैं कि इसका 2 मीटर तक फॉर्म होने में कितना टाइम लगा आइस का, 4 c dash तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि 2 मीटर तक, पहले 1 मीटर लिया, 1 मीटर लिया, अब हम कह रहे हैं कि 2 मीटर तक इसका फॉर्म होने में कितना टाइम लगा, तो t हो जाएगा t2, उसको हम कहेंगे 4c डैश, देखो y की जगह 2 रखोगे ना, yes sir. फिर कह रहे हैं y इक्वल टू 3 मीटर, इनिशियल से 3 मीटर तक फॉर्म होने में कितना टाइम लगा, 3 मीटर तक, फिर क्या कहोगे t3 इज इक्वल टू
C dash. 9 C dash. 9 C dash। अब 4 मीटर तक, 0 से 4 तक बात कर रहे हैं, 4 मीटर तक फॉर्म होने में कितना आइस टाइम लगा? 16 C dash. 16 C dash। अब इससे मतलब क्या समझ पा रहे हैं? देखो ध्यान से, अब हम कह रहे हैं कि पहला 1 मीटर, फर्स्ट 1 मीटर, देखो ध्यान, फर्स्ट 1 मीटर, टाइम टेकन टू फॉर्म आइस फर्स्ट 1 मीटर। अभी हम बताते हैं कैसे आइस भी रहता है और उसके अंदर आइस भी रहता है, उसके अंदर जो एनिमल फिश वगैरह होते हैं वो भी रहते हैं, और बाद में फिर वहीं से निकलने लग जाते हैं। तो अभी बताता हूँ कैसे होते हैं, देखो ध्यान से। टाइम टेकन फॉर 1 मीटर टू फॉर्म आइस फॉर फर्स्ट 1 मीटर, फर्स्ट 1 मीटर डेल्टा T1 हम उसको डिनोट कर रहे हैं। फर्स्ट 1 मीटर के लिए वही होगा बेटा ना T1, क्योंकि 0 था इनिशियल तो C डैश आया। समझ पा रहे हो सब लोग? यस सर। सॉरी, नेक्स्ट 1 मीटर, नेक्स्ट 1 मीटर के लिए हम कह रहे हैं कितना टाइम लगेगा, डेल्टा T2 कह रहे हैं, तो क्या कहोगे? T2 माइनस T1। नेक्स्ट 1 मीटर, क्या 1 मीटर, हम नेक्स्ट 1 मीटर की बात कर रहे हैं, कितना टाइम लगेगा? तो T2 माइनस T1, सबके समझ में आ रही बात? यस सर। देख लो बेटा, कुछ ऐसा टेंशन मत, तो ऐसा मत सोचो कि कुछ मुश्किल, कुछ नहीं मुश्किल है, जो बताया हूँ उसी का पार्ट है। अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस वगैरह, थर्मल कंडक्टिविटी कल वाला भी नहीं पढ़े हो तो फिर दिक्कत होगी। ये हम शुरू में कह रहे थे कोई क्लास ना छोड़ना, और जो पढ़ाया जाए उसको तो जरूर रिवाइज करना है, एटलीस्ट उतना तो करना पक्का। देखो डेल्टा T2 क्या होगा? T2 माइनस T1, तो T2 माइनस T1 क्या लिखोगे? 4 C डैश माइनस C डैश, कितना टाइम आया? 3 C डैश। अगेन नेक्स्ट 1 मीटर डेल्टा T3, मतलब इसके बाद फिर हम कह रहे हैं कि अगला 1 मीटर फॉर्म होने में कितना टाइम लगा, तो डेल्टा T3 क्या कहोगे? T3 माइनस T2। भाई 3 मीटर तक फॉर्म होने में टाइम T3 लगा और 2 मीटर तक फॉर्म होने में टाइम T2 लगा, तो T3 माइनस T2 करेंगे तभी तो आएगा बेटा। Yes यस sir. सर। 5 सीट है। नेक्स्ट अगेन, ये हम समझाने के लिए इतना लिखते जा रहे हैं क्योंकि ये मुझे डाउट लगने लगा सबको, मतलब कुछ को नहीं कह रहा हूँ, कुछ नहीं समझ पा रहे हैं, ये नहीं है। T4 माइनस T3, अगेन अब हम कह रहे हैं कि नेक्स्ट 1 मीटर फिर वही फॉर्म होने में कितना टाइम लगा, तो हम कहेंगे 4 मीटर तक फॉर्म होने में जो टाइम लगा, 4 मीटर तक और 3 मीटर का जो टाइम लगा, डिफरेंस लेंगे। 4 माइनस 3 कितना आ जाएगा? 7 C डैश। ये आ रहा है? Yes sir. इसका मतलब क्या हुआ कि जो पॉन्ड है, लेक है या सिलिंड्रिकल वेजल है, उसके अंदर फर्स्ट 1 मीटर फॉर्म होने में टाइम C डैश लगा, फर्स्ट 1 मीटर, नेक्स्ट 1 मीटर 3 C डैश लगा, फिर नेक्स्ट 1 मीटर 5 C डैश लगा, फिर 7 C डैश लगा। इसका मतलब कि जो 1 मीटर, पहला 1 मीटर होगा उसमें कम टाइम लगेगा आइस फॉर्म होने में, ध्यान देना। तो जैसे जो भी लेक रहेगा तो क्या होता है कि बाहर टेम्परेचर नेगेटिव हुआ तो पहला लेक की डेप्थ भी होती है, तो पहला 1 मीटर फॉर्म होने में जो टाइम लगेगा C डैश, C डैश की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे C डैश कुछ ऐसा नहीं है, C डैश क्या है? C/2 है, तो डेंसिटी ऑफ आइस है, डेंसिटी ऑफ आइस है, LF है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस है, अपॉन K थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ आइस इनटू थीटा। थीटा क्या है? जो नेगेटिव टेम्परेचर बाहर था उसी की मैग्नीट्यूड है, और C डैश जो हम कह रहे हैं वो इसी का हाफ है, तो C/2 कह दें, बाई 2 कह दें, दैट इज सेम एज C डैश। ये वैल्यू आएगी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, ठीक है। तो ये देखो, तो इसका मतलब हुआ कि पहला 1 मीटर फॉर्म होने में टाइम जो लगा वो C लगा, C डैश, नेक्स्ट 1 मीटर 3 C डैश, 3 टाइम ज्यादा लगा, फिर नेक्स्ट 1 मीटर फॉर्म होने में 5 C डैश। इसीलिए क्या होता है कि भाई टेम्परेचर दिन में तो नहीं निगेटिव होगा, या होगा भी कम होता है,
नाइट में ज्यादा होता, तो नाइट कितने घंटे की होगी? 12 घंटे की होगी। तो पहला 1 मीटर फॉर्म होने में मान लो 2 घंटे लगे, 1 घंटा लगा, फिर 3 आवर लगेगा नेक्स्ट 1 मीटर आइस फॉर्म होने में। फिर क्या होगा, नेक्स्ट 1 मीटर 5 टाइम्स लगेगा, 5 आवर लगेगा। फिर 4th मीटर फॉर्म होने में 7 आवर लगेगा, तब तक फिर मॉर्निंग हो जाती है। तो क्या होता है कि ऊपर ऊपर तुम्हें लगेगा पूरा आइस फॉर्म हो गया स्टिल वाटर में, ध्यान देना, स्टिल वाटर में पूरा लगेगा कि आइस फॉर्म हो गया, ऊपर लगेगा कि आइस फॉर्म हो गया। और नीचे क्या रहेगा? वाटर। वाटर रहेगा, क्योंकि टाइम इसके लिए ज्यादा लगता है और डेप्थ होता है। डेप्थ नहीं रहेगा तो पूरा आइस फॉर्म हो जाएगा। वो भी बता सकते हो कितना टाइम लगेगा भाई, कितना टाइम लगेगा कंप्लीट फॉर्म होने में। तो यहाँ से देखो, y1 0 कर दो, y2 कर दो h, तो टाइम आ जाएगा ना टोटल आइस फॉर्म होने में। तो लेक में क्या होता है कि टाइम होता है, उसके बाद दिन में फिर सनरेज होती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है बाहर का जो निगेटिव था, फिर मेल्टिंग स्टार्ट होगा। तो मेल्टिंग होगा तो आइस मेल्ट होगा, तो जो भी आइस का जैसे सनरेज पड़ रही है, टेम्परेचर मान लो कुछ आ गया 4 डिग्री 3 डिग्री, कुछ टेम्परेचर बाहर सनरेज फॉल होंगे 4 डिग्री, या हम कहें 7 डिग्री सेल्सियस कुछ टेम्परेचर हुआ, सनरेज निकले, तो आइस फॉल, आइस मेल्टिंग शुरू हो जाएगा। मेल्टिंग शुरू होगा तो आइस की डेंसिटी कम होती है, तो ये क्या होगा, आइस की डेंसिटी कम होती है तो फ्लोट कर रहा होगा, फिर इसका थिकनेस कम होना शुरू होता है। समझ पा रहे हो? यस सर। और क्या होता है कि जब ये, और नाइट में जब ये फॉर्मेशन इसका आइस का स्टार्ट होता है, तो पूरा नहीं कंप्लीट आइस में कन्वर्ट होता, तब तक सुबह हो जाती है, धूप निकल जाती है जनरली। तो क्या होगा कि जो भी फिश या एनिमल वगैरह होंगे तो बॉटम में चले जाते हैं। आइस फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ तो नीचे चले जाते हैं, नीचे टेम्परेचर उनका जो होगा वो 0 डिग्री रहेगा, लेकिन वाटर फॉर्म में रहते हैं। और जब ये मेल्टिंग स्टार्ट हो जाएगी फिर बाहर आ जाते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि पूरा आइस मेल्ट कर जाए। समझ में आ गई कहानी पूरी? यस सर। तो इस पे भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है एडवांस के पॉइंट। कुछ है नहीं, सब बता सकते, पूरी कहानी हुई। आई होप कि क्लियर। किसी कुछ डाउट है इसमें? No, sir. No, sir. हम्म, भेज देंगे और देख लेना। कुछ नहीं है, सब आसान है यार। एक बार दो बार कोई फर्स्ट टाइम चीज आती तो ऐसे लगता है, तो करोगे तो लगेगा कुछ नहीं। सही बात है भी नहीं। अब हम कहेंगे हीट ट्रांसफर थ्रू रेडिएशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्रू रेडिएशन, रेडिएशन क्या होता है? जैसे कंडक्शन में, तो कंडक्शन में देखा सॉलिड मटेरियल होता है, एक एक एंड पे अगर हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल ऑसिलेट कर रहे होते हैं सॉलिड के, तो अपनी जगह पे मॉलिक्यूल रहेंगे लेकिन ऑसिलेट करेंगे, हीट ट्रांसफर दूसरी जगह हो जाएगा। रेडिएशन में मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता है, नो मीडियम रिक्वायर्ड। जैसे सन से, फ्रॉम सन, सन से अर्थ पे जो रेडिएशन के थ्रू, अर्थ अर्थ पे रेडिएशन के थ्रू हीट यहाँ पे हमें सन रेज से मिलती है। दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाइट भी है, लेकिन लाइट क्या होता है, विजिबल रेंज में होता है, वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से अप्रोक्सीमेटली 700 नैनोमीटर, जो हम लाइट, जो हमें दिखाई देता है, जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन रेडिएशन जो होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सन से अर्थ पे जो लाइट आती है, वो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में एनर्जी, इसका टेम्परेचर ज्यादा है तो ये रेडिएट करेगा एनर्जी, हीट रेडिएट करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसको हम कहते हैं रेडिएंट एनर्जी भी कहते हैं कहीं कहीं। रेडिएंट एनर्जी, जो हीट हम हीट ऑब्जर्व करते हैं थ्रू रेडिएशन, इसको स्टडी किया स्टीफेंस ने। इंपॉर्टेंट रूल है इनका, लॉ है। इसमें स्टीफेंस लॉ शुरू करने के पहले हम एक बता दें, ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी क्या होता है कि जो भी रेज, जो भी, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इसमें डिफरेंट वेवलेंथ होते हैं, डिफरेंट वेवलेंथ होते हैं, बहुत सी रेंज होती है, डिफरेंट वेवलेंथ। वेवलेंथ मतलब लैम्डा डिफरेंट होता है, डिफरेंट लैम्डा, बहुत सी लैम्डा होंगी, लैम्डा का रेंज होता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसके लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती। तो सन से अर्थ पे जो
हीट ट्रांसफर होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में होता है। ब्लैक बॉडी क्या होता है, परफेक्टली ब्लैक कहीं कहीं यूज करते हैं। ब्लैक बॉडी क्या होता है कि जो भी हीट इस पे फॉल हो वो पूरा एब्जॉर्ब कर ले। तो ब्लैक ऑब्जेक्ट जो होता है उस पे जो सन रेज फॉल होंगे तो हीट एब्जॉर्प्शन, अब आइडियल तो कोई नहीं होता 100%, लेकिन 90% के ऊपर होता तो हम कहते हैं परफेक्टली ब्लैक है। इसीलिए ठंड के दिनों में कहा जाता है कि ब्लैक कपड़े पहनने चाहिए। क्यों? क्योंकि जो भी इस पे फॉल होगा सन रेज, जो भी हीट इस पे फॉल होगा वो पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा। गर्मी में क्या होता है, समर डेज में कहा जाता है व्हाइट कपड़े पहनने से वो रिफ्लेक्ट कर देता है तो गर्मी कम लगती है। गर्मी के दिनों में जब हॉट सीजन होगा मई जून में, अगर तुम ब्लैक कपड़े पहनोगे तो और गर्मी लगेगी क्योंकि वो हीट एब्जॉर्ब कर लिया हो तुम्हें, फिर और गर्मी। वैसे ही बाहर का टेम्परेचर ज्यादा है। समझ पा रहे हो बात को? Yes, sir. और परफेक्टली ब्लैक बॉडी होता क्या है कि जैसे एक्सक्यूज मी सर, हम्म, ये ब्लैक कलर वाला पड़ा है बट इसका रीजन क्या होता है? क्लॉथ तो सेम ही है ना? नहीं नहीं, जैसे ब्लैक जो है बेटा उस पे क्या करेंगे, जो परफेक्टली ब्लैक बॉडी होगी वो जो भी हीट उस पे फॉल हो रहा था तो एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब कर, जैसे धूप में खड़े हो जाओ काले कपड़े पहन के तो थोड़ी देर में तुम्हें तुम्हारी बॉडी ज्यादा गर्म हो जाएगी कंपेयर टू अगर व्हाइट क्लोथ पहन के खड़े हो, ज्यादा टाइम लगेगा वही टेम्परेचर पहुंच, क्योंकि व्हाइट कपड़े रिफ्लेक्ट ज्यादा करता है। ब्लैक क्या होता है, एब्जॉर्ब ज्यादा करता है। समझ पा रहे हो बात को? यस सर। तो इसलिए ठंड के दिनों में कहा जाता है ब्लैक कपड़े पहनने चाहिए, मतलब कलर्ड। और गर्मियों के टाइम में व्हाइट कपड़े पहनने चाहिए क्योंकि वो ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं करेगा। अब गर्मी के दिन में वो काला कपड़े सूट पहन लो शर्ट और ये सब तो और गर्मी लगेगी, ज्यादा पसीना छूटेगा। कोई अगर सफेद कपड़ा पहना हुआ है, दोनों धूप में जा रहे हैं तो ब्लैक वाले की ज्यादा हालत खराब हो जाएगी। समझ गए ना क्यों? क्योंकि वो जो भी उस पर संदेश पड़ रही है पूरा एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसका कपड़ा भी गर्म हो गया, बाहर का टेम्परेचर गर्म हो गया तो बॉडी टेम्परेचर और बढ़ेगा। और जो व्हाइट क्लॉथ पहना है वो रिफ्लेक्ट कर देगा, ज्यादातर रिफ्लेक्ट कर देगा, वो एब्जॉर्ब कम करेगा, 90% ज्यादा रिफ्लेक्ट कर देगा। आइडियल तो नहीं होता, आइडियल दैट इज डिफरेंट थिंग कि जो एकदम बिल्कुल अचीव कर ले 100% एब्जॉर्प्शन 100% रिफ्लेक्शन। तो इसलिए ठंड के दिनों में कहा जाता है ब्लैक कपड़े पहनने चाहिए। देखो परफेक्टली ब्लैक बॉडी जो कह रहे हैं इसको बनाया भी जाता है। कैसे बनाया जाता है देखो, जैसे एक स्फीयर है, ध्यान देना, देखना, समझाने की कोशिश कर रहे हैं वही बात। इसको ऐसे बनाया जाता है। यहाँ पे क्या होगा कि अभी एक स्मॉल ओपनिंग, केवल स्मॉल ओपनिंग कर दिया गया और इस एंड पे इस तरह से एक सरफेस बना दिया। तो क्या होगा कि जो भी स्मॉल ओपनिंग है उससे लाइट फॉल हो रही है। यहाँ ध्यान से समझना, जो भी व्हाइट में हम दिखा रहे हैं जो लाइट फॉल हो रही है। अब ऐसे बहुत सी लाइट होंगी, जैसे ही यहाँ पे ये इस तरह सर्कल बना दिया तो ये पॉइंट पे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, कोई सरफेस है जो एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ नॉर्मल से जो एंगल बनाया वही नॉर्मल से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा, तो रेज रिफ्लेक्ट कर जाएंगे। जब हम इस तरह से कर्व सरफेस बना दिया, कोई लाइट यहाँ पे फॉल हुई, इसका नॉर्मल ये जो एंगल ये है वही एंगल पे रिफ्लेक्ट कर जाएगा। अब ये समझ गए होगे कि इसका बनाने का पर्पज क्या हुआ, क्योंकि ये पॉइंट पे कोई भी लाइट अगर फॉल हो रही है आ रही है, ध्यान देना, तो इस सरफेस चली जाए, इधर चली जाए, इधर चली जाए, इधर चली जाए, तो जैसे ही इस पे गई तो रिफ्लेक्ट ऐसे होगी। समझ पा रहे हो सब लोग? यस सर। तो इस तरह से कर दिया जाता, तो क्या हुआ, इधर रिफ्लेक्शन हुआ, फिर अब इसका रिफ्लेक्शन इस पॉइंट पे हम कहें इसका कहीं सेंटर होगा, तो ये इसका नॉर्मल हो गया तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये हो गया, फिर ये इसका नॉर्मल हुआ, फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये हो गया। तो जो भी रेज आ रही है, ध्यान देना, जो भी रेज आ रही है वो एक बार पहुंचने के बाद फिर वो इसी में ही रिफ्लेक्ट करके रह जा रही है, बाहर निकल ही नहीं पा रही। इसको हम कहते हैं परफेक्टली ब्लैक बॉडी। समझ पा रहे होगे बात को? तो इस तरह से बनाया जाता है। तो उसके अंदर अब एक ये जो टिप पॉइंट है इस पे डिफरेंशिएबल है ही नहीं है, ये डिफरेंशिएबल नहीं है। इस पे हम टेंजेंट नॉर्मल नहीं डिफाइन कर सकते।
एक हम बात कह रहे हैं कि मैक्सिमम कह सकते हैं कि जो पॉइंट शार्प एज बनाया गया, इस पे जो शार्प एज बनाया गया, इस पे कोई फॉल ही नहीं करता, कोई फॉल ही नहीं करता। जब भी लाइट फॉल होंगी इधर उधर कहीं पे भी तो रिफ्लेक्ट कर जाएंगे। समझ पा रहे हो सब लोग? यस इसको सर। कहते हैं परफेक्टली ब्लैक बॉडी। जो भी लाइट फॉल हुई वो पूरा ही यहाँ पे इसी के अंदर रह गया, तो एब्जॉर्ब हो गया पूरा। क्लियर? यस सर। अगर इसी को हम कहते हैं परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग बनाना था, स्मॉल ओपनिंग करके, ध्यान देना, स्मॉल ओपनिंग करके, स्मॉल ओपनिंग करके, और यहाँ पे हम कह दें ऐसे कोई सरफेस एकदम सिल्वर्ड पॉलिश यहाँ पे कर दिया जाए, सिल्वर्ड एकदम व्हाइट, और यहाँ पे बहुत स्मॉल ओपनिंग करें। ऑब्वियसली जो भी लाइट फॉल होगी, वो इसी के थ्रू फॉल होगी, और जैसे ही लाइट फॉल होगी इसी के थ्रू, नॉर्मल पे फॉल हुई, नॉर्मल से रिफ्लेक्ट हो गया, तो टोटल तो बाहर आ गया ना। इट विल यस बिहेव सर। लाइक ए परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस। समझ में आ रहा सबको? बोलो। Yes, यस sir. सर। और यहाँ पे हम कहेंगे परफेक्टली, इट विल बी बिहेविंग लाइक परफेक्टली ब्लैक बॉडी, मतलब एब्जॉर्ब कर लिया। तो स्टीफेंस ने बताया, ध्यान देना, स्टीफेंस लॉ, इन्होंने कहा कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है, अब फिजिक्स का पार्ट शुरू होता है यहाँ से, लेकिन उसको भी कहानी थोड़ा जानना जरूरी है। उन्होंने बताया कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका टेम्परेचर है T और सरफेस एरिया है A, लेट एरिया बी A, टेम्परेचर इज T, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट इज T। तो उन्होंने बताया कि अगर ये कोई भी परफेक्टली, ये ब्लैक बॉडी है, ब्लैक बॉडी का मतलब हो गया, ब्लैक बॉडी के लिए इन्होंने बताया एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, उसको कहते हैं एमिसिव पावर। क्या कहते हैं? एमिसिव पावर, ई से डिनोट करते हैं। तो इसको कहते हैं रेडिएटेड बाय ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया is known as एमिसिव पावर। यूनिट क्या हो जाएगा बेटा इसका? बोलो। Joule per second per meter. हाँ, जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर एरिया है ना, या कहें Yes. वाट पर मीटर स्क्वायर। वाट पर मीटर स्क्वायर क्या होता है? इंटेंसिटी भी होता है ना। ठीक है। Yes, sir. तो स्टीफेंस ने बताया कि जो एनर्जी इसका अगर एब्सोल्यूट टेम्परेचर T है, तो जो ये एनर्जी रेडिएट करेगा, अब बेटा ध्यान सुनते चलो। उन्होंने बताया कि ये एनर्जी जो रेडिएट करेगा सराउंडिंग को, जो एनर्जी रेडिएट करेगा, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। कैपिटल T कहा जाए तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जब भी कैपिटल T आए तो दैट मीन्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात हो रही है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो उन्होंने बताया कि एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया for black body is directly proportional to fourth power of absolute temperature of object। तो एक सेकेंड में यूनिट एरिया से जो एनर्जी रेडिएट होगा सराउंडिंग को किसी भी ऑब्जेक्ट से, उसका, अगर वो ब्लैक बॉडी है
तो जो एनर्जी रेडिएट होगा तो उन्होंने बताया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो इसी को कह सकते हैं एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम। ध्यान देना बेटा, इसको लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट सिग्मा इंटू टी की पावर 4। सिग्मा को कहते हैं स्टीफेंस कांस्टेंट, स्टीफेंस कांस्टेंट, कहीं कहीं पे बोल्ट्जमैन स्टीफेंस कांस्टेंट भी कहते हैं, बोल्ट्जमैन भी यहाँ पे वो भी साथ में थे। तो इसकी वैल्यू होती है 5.67 इंटू 10⁻⁸ और इसकी यूनिट बता सकते हो। देखो लेफ्ट साइड की यूनिट क्या है बेटा? पावर, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी, दैट इज वाट पर मीटर स्क्वायर या जूल, ध्यान देना, जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर केल्विन पावर -4। समझ में आया? ये इधर चला गया लेफ्ट साइड, समझ में आया? यस सर। इसकी यूनिट एनर्जी रेडिएटेड तो जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, तो सिग्मा क्या होगा? जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन पावर 4। तो वही हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है? 10 की पावर क्या है? ये लिख दिया 5.67 इंटू 10⁻⁸ होता है, 5.67 इंटू 10⁻⁸ होता है, ठीक है? यस सर। ये किसके लिए हुआ? ब्लैक बॉडी, ब्लैक ब्लैक बॉडी। बॉडी। अभी कहा जाए ब्लैक बॉडी नहीं है, इन जनरल है, कोई ऑब्जेक्ट है। इन जनरल जब लिखोगे, ध्यान देना, इन जनरल तो यही कहेंगे, यही टर्म कहेंगे एनर्जी रेडिएटेड। ध्यान देना, एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम इन जनरल लिखेंगे पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। समझ पा रहे हो सब लोग बेटा? यस सर। यहाँ एक टर्म और आ जाएगा, वो टर्म क्या होगा? दैट इज इक्वल टू एमिसिविटी कांस्टेंट। इसको कहेंगे एप्सिलॉन, दैट इज, इसको कहेंगे एमिसिविटी कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू होती है ग्रेटर देन 0 लेस देन 1। परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए क्या होता है? 1, 1। फॉर ब्लैक बॉडी कहें, इसकी वैल्यू कह देंगे 1, ठीक है? तो अगर 0.5 दिया तो 0.5 लेना पड़ेगा। अगर अब आपसे हम पूछें, ध्यान दो, ये पूछें एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम, तब क्या लिखोगे? फॉर इन जनरल फॉर एनी ऑब्जेक्ट, V सिग्मा T की पावर 4, एप्सिलॉन कहते हैं कि एमिसिविटी कांस्टेंट इंटू सिग्मा इंटू ए टी की पावर 4। समझ में आया सबको? एरिया Yes. से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर इन्होंने बताया कि ध्यान देना, सबको समझ में ये तो आ ही रहा होगा बेटा, अब ये लर्न करना पड़ेगा, इसमें कुछ और ऐसा नहीं है कुछ भी। तो इन्होंने ये भी देखा, स्टीफेंस ने, अब ये रहा बात कि भाई ये एनर्जी रेडिएट कर रहा है, तो बाहर का टेम्परेचर, अगर मान लो किसी ऑब्जेक्ट का बाहर का टेम्परेचर, ध्यान देना, बाहर का टेम्परेचर कुछ है, इसका टेम्परेचर हो गया T और सराउंडिंग का टेम्परेचर हो गया T0। लेट T0 बी टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, ठीक है? तो
ये उन्होंने बताया कि भाई जब टेम्परेचर सराउंडिंग का टी नॉट है तो एक हम मान लेते हैं बड़ा सा स्फेरिकल सर्कल, ये टेम्परेचर बाहर का, तो ये एनर्जी बाहर जो सराउंडिंग का टेम्परेचर होगा उससे एब्जॉर्ब भी कर रहा है। किसने बताया ये बात? स्टीफेंस ने। इन्होंने कहा ये एनर्जी तो रेडिएट कर ही रहा है, ये एनर्जी सराउंडिंग को तो दे ही रहा है, और पर सेकेंड एनर्जी रेडिएटेड हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, लेकिन जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है उससे ये एनर्जी एब्जॉर्ब भी कर रहा है। क्या कर रहा है? अच्छा, एब्जॉर्ब भी कर रहा है। तो कितना एब्जॉर्ब कर रहा है? एनर्जी एब्जॉर्ब पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एनर्जी एब्जॉर्ब पर यूनिट टाइम। इन्होंने बताया कि एनर्जी एब्जॉर्ब फ्रॉम सराउंडिंग पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू एप्सिलॉन सिग्मा ए टी नॉट पावर 4। अब दोनों में अगर टी की वैल्यू ज्यादा है या टी नॉट ज्यादा है, इस पे डिपेंड करेगा कि जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कौन सा है? ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ेगा टाइम के रिस्पेक्ट में या कम होगा? ये किस पे डिपेंड करेगा? कैपिटल टी और टी नॉट। टी नॉट पे। अगर ये जो एनर्जी एक सेकंड में रेडिएट कर रहा है सराउंडिंग को, वो एनर्जी ज्यादा है जो सराउंडिंग से एब्जॉर्ब कर रहा है, उससे ज्यादा एनर्जी है, तो क्या होगा? इसका टेम्परेचर टेम्परेचर खुद का कम होगा, ये नेट लॉस होगा, इसका हीट का लॉस होगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, इसका टेम्परेचर कम हो रहा होगा। और अगर ये एब्जॉर्ब सराउंडिंग से ज्यादा कर रहा है, लूज कम कर रहा है, तो गेन होगा, इसका गेन होगा, तो इसका टेम्परेचर खुद का बढ़ रहा होगा। सबके समझ में आ रही बात? यस सर। यस सर। तो नेट हीट लॉस जब कहेंगे, अब हम कह दें इफ T इज ग्रेटर देन T नॉट, नेट हीट लॉस कहेंगे, नेट हीट लॉस इज एप्सिलॉन नॉट सिग्मा ए टी पावर 4 माइनस एप्सिलॉन नॉट सिग्मा ए टी नॉट पावर 4, एप्सिलॉन सिग्मा ए टी की पावर 4 माइनस। अभी देखना 10-10 नंबर 8 नंबर के क्वेश्चन कैसे इसी पे डायरेक्ट सब कुछ, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, बस खाली ऐसे बच्चे छोड़ देते हैं, इसको उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, लगे रहते हैं और टॉपिक, और इससे सब पे आता है फ्री के नंबर, इसको कहते हैं यार। ये सब कहा जाता, सजेस्ट किया जाता है कि ये सब पहले अटैक करके एकदम कर दो, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। चलिए, नेट हीट लॉस हुआ पर सेकेंड। अब ये देखो नेट हीट लॉस जो हुआ पर सेकेंड, मान लिया जाए बेटा कि ऑब्जेक्ट का मास m है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी s है, तो जो हीट लॉस होगा, कैसे हीट लॉस होगा, कहाँ उसका क्या होगा? इसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट का मास m है, उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी s है, तो उसका टेम्परेचर कम हो रहा होगा। बोलो। यस यस सर। सर। इंटू डी टी बाई डी टी, डिक्रीज इन टेम्परेचर। अब यहाँ देखो कैपिटल टी क्या हुआ, कैपिटल टी स्मॉल टी के रिस्पेक्ट में कैपिटल टी बढ़ रहा है या कम हो रहा है? कम हो रहा है। कम हो रहा तो है। निगेटिव लिखेंगे, ये नहीं कि जब आंसर निगेटिव आ जाएगा तो टाइम पता लगा तो बाद में धीरे से निगेटिव लगा रहे हैं। जब हम बार बार बता रहे हैं, जब भी डी वाई बाई डी एक्स डी टी बाई डी टी, तो हमेशा देखेंगे कि कैपिटल टी का रेट चेंज ऑफ कैपिटल टी विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल टी, तो कैपिटल टी इज डिक्रीजिंग, तो यहाँ निगेटिव रखेंगे, कभी गड़बड़ कुछ हो ही नहीं सकता है। ये स्टीफेंस ने ये बता दिया। where small m is mass of object, small s is specific capacity, heat capacity of object, dt by d time, that is rate of decrease of temperature। तो नेट हीट लॉस आया, लेफ्ट साइड का हीट लॉस हुआ और राइट हीट लॉस के बराबर हो गया। ये सबको समझ में आई बात बेटा? यस सर। स्टीफेंस ने यहाँ तक बता दिया। तो पहले क्या होता था कि कोई भी पहले के टाइम में कोई भी अगर एक चीज बताता था तो 10 लोग लग जाते थे उसी में इधर उधर करने की, देखो ये गड़बड़ हो रहा है, यहाँ ये नहीं सही हो रहा है, इसलिए नहीं ठीक है।
ऐसा होता था तभी तो देखो मतलब फिर वो थोड़ा सा करेक्शन करके अपना नाम लगा देते। दिस इज करेक्ट, ये जो भी है स्टीफेंस लॉ इन्होंने बताया बिल्कुल सही था, लेकिन उस न्यूटन थे उस टाइम पे, न्यूटन हर जगह है, कहीं भी नहीं छोड़ रहा है, ऑप्टिक्स से लेके हर जगह पे है। तो उन्होंने कहा देखो भाई सब तो ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, डिफरेंट ऑब्जेक्ट लेके उसका मेजरमेंट कर रहे हैं और फिर उसका मैच करा रहे हैं जो इन्होंने रिजल्ट दिया। तो सब तो ठीक रहा, लेकिन जब ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर, ध्यान देना, जब ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर और सराउंडिंग के टेम्परेचर में डिफरेंस कम है, ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर डिफरेंस, या कह दें, ध्यान देना यहाँ पे हेडिंग तो डालना पड़ेगा पहले। तो न्यूटन ने कहा कि इफ T माइनस टी नॉट, ध्यान देना, इज वेरी मच लेसर देन टी नॉट, और इसको हम अगर कहते हैं डेल्टा टी इज टी माइनस टी नॉट, तो हम कह सकते हैं डेल्टा टी इज वेरी मच लेसर देन टी नॉट। मतलब ये इन्होंने कंक्लूड किया, किसने किया, न्यूटन ने। उन्होंने कहा कि जब एब्सोल्यूट टेम्परेचर, देखो बेटा, जो डिफरेंस है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर का डिफरेंस लें या डिग्री सेल्सियस लें, डिफरेंस विल रिमेन सेम, इज इट राइट? यस सर। तो T माइनस टी नॉट, इन्होंने क्या किया, न्यूटन ने कहा कि जब एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑब्जेक्ट का और टी नॉट बाहर का जो टेम्परेचर है उसका डिफरेंस अगर सराउंडिंग के टेम्परेचर से बहुत कम है, तब भाई मैच नहीं कर रहा है। जो आपने कहा, न्यूटन ने कहा कि जो आपने कहा, स्टीफेंस ने जो कहा, वो बात नहीं करेक्ट हो रही है। तो स्टीफेंस ने कहा फिर कब सही होगी? तब उन्होंने कहा कि अब हम बताते हैं क्या होगा। किया तो सब धरा इन्हीं का है, उसी के एक पर्टिकुलर केस बनना। देखो क्या हो रहा है, आप तो समझ सकते हो, तुम लोग, कुछ नहीं है ऐसा। तो न्यूटन ने कहा पहले तो भाई अपना नाम रखते हैं न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। अब देखो वहां पे क्या हो रहा था, हीट लॉस हो रहा था, तो वो भी, जब हीट लॉस हो रहा है तो वो भी तो भाई कूल ही हो रहा है ऑब्जेक्ट ना, हीट गेन हो रहा है तो टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो इन्होंने एकदम अलग से कहा न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। पहले बात सुनो, इन्होंने कहा, कुछ किया नहीं, इन्होंने कहा कि अब जो हीट लॉस होगा जो रेट ऑफ हीट लॉस दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी माइनस टी नॉट होगा। किसने कहा? न्यूटन ने कहा ये फोर्थ, स्टीफेंस ने क्या कहा था, नेट हीट लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस ऑफ फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर माइनस फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग एब्सोल्यूट टेम्परेचर। समझ में आ रही बात बेटा, डिफरेंस? यस सर। उन्होंने कहा कि भाई ये फोर्थ पावर में नहीं होगा, ये होगा तब होगा जब ये कंडीशन होल्ड नहीं होगा। जब ये कंडीशन नहीं होल्ड होगा तब तो आप जो कह रहे हैं सही है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर का डिफरेंस बहुत कम है सराउंडिंग के टेम्परेचर से, तब ये एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इन्होंने बताया कि एप्लीकेबल नहीं होगा, और कुछ किया नहीं ज्यादा। देखो ध्यान से जो इन्होंने बताया था, देखो स्टीफेंस ने क्या बताया, इन्होंने लिखा एम एस डी टी बाई डी टी माइनस इज इक्वल टू एप्सिलॉन सिग्मा ए टी की पावर 4 माइनस टी नॉट पावर 4। स्टीफेंस ने ये बता दिया। तो न्यूटन ने क्या कहा कि इसको मान लेते हैं लेट टी माइनस टी नॉट इज डेल्टा टी। ध्यान देना, अभी हम क्वेश्चन कराएंगे तो और बढ़िया सा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। टी माइनस टी नॉट इज डेल्टा टी। तो इन्होंने कहा कि जो ये हीट लॉस, नेट हीट लॉस लिखे हैं, राइट साइड का टर्म देखो, इन्होंने कहा कि इसको लिख सकते हो टी के पावर 4 माइनस टी नॉट पावर 4 को लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? टी को इन्होंने लिख दिया, टी को लिख दिया डेल्टा टी प्लस टी नॉट, लिख सकते हो बेटा, या टी नॉट प्लस डेल्टा टी। टी की जगह पे इन्होंने ये रखा, समझ पा रहे हो बात को? सर। कुछ नहीं किया, 4 पावर माइनस टी नॉट पावर 4। न्यूटन ने कहा कि ये जो टर्म है, उन्होंने कहा मैच क्यों नहीं कर रहा, वो इसलिए नहीं मैच कर रहा है कि ये टर्म पे फोकस करो। न्यूटन ने कहा फोकस किया जा रहा है। फिर उन्होंने कहा कि ये, इसको हमने मान लिया डेल्टा टी, और ये उन्होंने कंडीशन ले लिया कि डेल्टा टी इज वेरी मच लेसर देन डेल्टा टी नॉट।
डेल्टा टी न्यूटन ने ये मान लिया था कि इफ डेल्टा टी इज वेरी मच लेसर देन टी नॉट, मतलब डेल्टा टी अपॉन टी नॉट इज वेरी मच लेसर देन 1। ध्यान दिए रहे हो बेटा सब लोग? yes sir, अकॉर्डिंग टू न्यूटन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन, और कुछ नहीं बात है। देखो, तो इन्होंने कहा कि इसकी टी की जगह पे ये रख दो, तो रख दिया जाए। अब यहाँ पे बेटा टी नॉट पावर 4, इसको लिख सकते हो 1 प्लस डेल्टा टी अपॉन टी नॉट पावर 4, ये आ गया, माइनस टी नॉट पावर 4। सब पढ़ चुके हो बाइनामियल वगैरह, समझ पा रहे हो बात को? टी नॉट yes हमने sir, बाहर लिया। अब क्या कहेंगे, टी नॉट को बाहर लिया गया, टी नॉट पावर 4, ध्यान देना। तो इसको हम कह सकते हैं, सिंस न्यूटन ने तो ये मान ही लिया ना, डेल्टा टी बाई टी नॉट इज वेरी मच लेसर देन 1, यही तो कह रहे हैं बार बार। देखो, sir. इसका मतलब इसको बाइनोमियली एक्सपेंड कर सकते हो, 1 प्लस 4 डेल्टा टी अपॉन टी नॉट हो गया ना बेटा। हायर ऑर्डर टर्म निग्लेक्ट कर देंगे, सबको समझ में आ रहा है? 1 प्लस डेल्टा टी अपॉन टी नॉट पावर 4 इज नियरली 1 प्लस 4 डेल्टा टी अपॉन टी नॉट इफ डेल्टा टी अपॉन टी नॉट इज वेरी मच लेसर देन 1। क्लियर? बोलो। yes sir, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, देखो कैंसिल हो गया। तो बेसिकली न्यूटन ने कुछ नहीं किया, खाली टी पावर 4 माइनस टी नॉट पावर 4 को कहा कैसे लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो वो बता रहा हूँ। 4 टी नॉट पावर 4 अपॉन टी नॉट इंटू डेल्टा टी। उन्होंने कहा 4 टी नॉट क्यूब, ये टी कैंसिल हो जाएगा ना बेटा, इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या था, टी माइनस टी नॉट, 4 टी नॉट क्यूब इंटू टी माइनस टी नॉट। इन्होंने कहा कि टी के पावर 4 माइनस टी नॉट पावर 4 को आप ये रिप्लेस करो, टी नॉट तो सराउंडिंग का टेम्परेचर कांस्टेंट है बेटा, समझ पा रहे हो? yes Yes. sir, तो उन्होंने कहा कि एम एस डी टी बाई डी टी इज इक्वल टू एप्सिलॉन सिग्मा एरिया, और जो टी की पावर 4 लिखा था, टी नॉट पावर 4, उसकी जगह पे 4 टी नॉट क्यूब। उन्होंने कहा ये लिखो, किसने कहा, न्यूटन ने, इंटू टी माइनस टी नॉट। तो उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि नेट हीट लॉस जो हुआ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी माइनस टी नॉट होगा। कब होगा, कब होगा बेटा, जब ये कंडीशन होल्ड होगा, ये कंडीशन होल्ड होगा जब डेल्टा टी की वैल्यू, तो हम कहेंगे 4 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा ए टी नॉट क्यूब टी माइनस टी नॉट, तो dt बाई रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर माइनस 4 एप्सिलॉन सिग्मा ए टी नॉट क्यूब इंटू टी माइनस टी नॉट अपॉन एम एस। सबके समझ में आ रही बात? yes sir, तो dt बाई dt इज इक्वल टू माइनस 4 एप्सिलॉन सिग्मा ए टी नॉट क्यूब, सब ये सब कांस्टेंट है। एम एस, एम एस ये लर्न करने में नहीं कह रहा हूँ, जरूरत ही नहीं है यार, 2 लाइन लिख दूंगी और तुम्हें समझाना थोड़ी है। टी माइनस टी नॉट, तो उन्होंने कहा कि भाई नेट जो हीट लॉस होगा वो बेसिकली डायरेक्टली नेट हीट लॉस जो हुआ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी माइनस टी नॉट, ना कि टी की पावर 4 माइनस टी नॉट पावर 4। कहा वो नहीं होगा, कब नहीं होगा, इफ टी माइनस टी नॉट इज वेरी मच लेसर देन टी, या डेल्टा टी कहते हैं टी माइनस टी नॉट इज वेरी मच लेसर देन टी नॉट। ठीक है, इसी को yes तो sir, डेल्टा टी ले लिया गया, तो डेल्टा टी इज वेरी मच लेसर देन टी नॉट, या डेल्टा टी बाई टी नॉट इज वेरी मच लेसर देन 1। तो ये कहानी रही। तो न्यूटन लॉ को फिर लिखा जाने लगा डी टी बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस सम कांस्टेंट बी टी माइनस टी नॉट। दिस इज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर। B इज इक्वल टू 4 एप्सिलॉन, एप्सिलॉन 1 हो जाएगा ब्लैक बॉडी के लिए, सिग्मा ए टी नॉट पावर टी नॉट एब्सोल्यूट टेम्परेचर अपॉन एम एस।
सबको क्लियर बेटा यहाँ तक? yes. न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग और कुछ नहीं रहा, और कुछ नहीं। तो इस पे अब बस यही इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हें मालूम होगा। और स्टीफेंस लॉ ये है, कुछ नहीं बस, लेकिन एक हाँ ओवरव्यू सब मालूम होना चाहिए। ठीक है बेटा, अब लगे हाथ देख लो यहाँ पे वीन्स लॉ। एक साइंटिस्ट और आए उसी टाइम, उन्होंने कहा कि भाई बात उस समय ये चलने लगी कि जैसे सन का, अब सन का टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि उसका मेजरमेंट ही नहीं हो पा रहा, और उसके पहले ही सब कुछ जल जाता था, इतना हीट था, इतना टेम्परेचर ज्यादा। तो मून पे तो लोग पहुंच भी जा रहे हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट भी भेज दे रहे हैं, सन में तो उसके पहले ही सब कुछ धुआं हो जा रहा, राख हो जा रहा, पता ही नहीं लग रहा। तो वीन्स ने कहा कि हम यहीं बैठे बैठे उसका मेजरमेंट करेंगे। तो अर्थ पे ही उन्होंने मेजर कर दिया उसका टेम्परेचर, इसलिए बहुत फेमस हो गए। और उनका नाम है, उन्होंने बताया, वीन्स का। तो ये क्या होता है? विजिबल रेंज का वेवलेंथ क्या होता है मालूम है? यस सर। 400 टू 700 नैनोमीटर होता है। 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर या 750? 750 होता है शायद। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस रेंज में होती है उनको हम ऑब्जर्व भी कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो एक टर्म डिफाइन किया गया है, क्या होता है कि कोई भी वीन्स लॉ इन्होंने बताया कि देखो भाई, अब सुनो इनकी लास्ट कहानी है, कुछ नहीं है यार, उसके बाद देखो क्वेश्चन है, कुछ मजे आए। इन्होंने कहा कि कोई ऑब्जेक्ट है, तो वो जब अगर हीट रेडिएट कर रहा है तो बहुत डिफरेंट वेवलेंथ होंगे, मतलब डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ होगी। तो उन्होंने कहा कि डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ ये हीट रेडिएट कर रही है, तो वेवलेंथ का जो रेंज है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इसमें कहा कि मतलब अलग अलग लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, लैम्डा 4, ऐसे 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 हम कह सकते हैं लैम्डा एन, बहुत ही डिफरेंट वेवलेंथ का रेडिएशन हो रहा है। तो इन्होंने क्या किया कि एक पर्टिकुलर वेवलेंथ लैम्डा लिया, लैम्डा एंड लैम्डा प्लस डी लैम्डा, मतलब स्मॉल डेविएशन वेवलेंथ, जो डिफरेंट वेवलेंथ, जैसे सन से अर्थ पे रेज आ रही है तो बहुत सी अलग अलग वेवलेंथ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। जो लाइट फॉल होती है तो डिफरेंट वेवलेंथ होती है, तो उसमें उन्होंने एक पर्टिकुलर रेंज का स्मॉल डेविएशन, मतलब स्मॉल रेंज का डीएम के जो वेवलेंथ की लाइट फॉल हो रही है उसी के बारे में स्टडी किया। और उसकी एनर्जी, उसके देखा कि जो इनकी एनर्जी है, एनर्जी पर यूनिट वेवलेंथ, देखो ध्यान से, इसको कहते हैं, इसका पर्टिकुलर नाम है, दैट इज स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। देखो ध्यान से, स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। वो स्पेक्ट्रम, डिफरेंट स्पेक्ट्रम, इसीलिए इसको जब अलग अलग वेवलेंथ होंगे तो स्पेक्ट्रम कहते हैं, अलग अलग वेवलेंथ का रेंज होगा। स्पेक्ट्रल एमिसिव एमिसिव पावर, इसको कहते हैं ई लैम्डा। ये क्या होता है? दैट इज सेम एज, ध्यान देना, रेडियंट, रेडियंट एनर्जी भी कहते हैं, रेडियंट एनर्जी। रेडियंट एनर्जी मतलब एनर्जी थ्रू रेडिएशन, एनर्जी थ्रू रेडिएशन, रेडियंट एनर्जी। अब ये नाम है स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर, दैट इज सेम एज रेडियंट एनर्जी पर यूनिट वेवलेंथ। अभी बात करते हैं, समझाता हूँ। पर यूनिट वेवलेंथ, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम
पर यूनिट एरिया, इसी को स्पेक्ट्रल एमसी पावर ई लैम्डा कहा गया, या इसी को रेडियंट एनर्जी पर यूनिट वेवलेंथ पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया कह रहे हैं। अब ध्यान दो, एमसी पावर बताया था, एमसी पावर हीट रेडिएटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, यस उसी का अब हम अगर लैम्डा और लैम्डा एंड लैम्डा प्लस डी लैम्डा के बीच का वेवलेंथ का हम स्टडी कर रहे हैं, केवल जो रेडिएशन के थ्रू एनर्जी हमें मिल रही है उसमें वेवलेंथ लैम्डा और लैम्डा प्लस डी लैम्डा के बीच की बात कर रहे हैं। तो इसमें जो एनर्जी एमसी पावर पर यूनिट वेवलेंथ, तो इस ये देखो स्पेक्ट्रल एमसी पावर उसको नाम दे दिया गया, ई लैम्डा की यूनिट क्या हो जाएगी, डीई अपॉन डी लैम्डा। बेसिकली डी क्या था, जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, यहाँ पे क्या कहेंगे मीटर क्यूब। पर मीटर, तो क्या हो जाएगा पर मीटर, अगेन फिर आ गया, तो हम डायरेक्टली लिख रहे हैं पर मीटर क्यूब। समझ पा रहे हो बेटा सब लोग? यस एमसी पावर या रेडियंट एनर्जी पर यूनिट वेवलेंथ पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, इन्होंने ये ई लैम्डा वर्सेस लैम्डा, अब देखो ये किसने किया ये सर, विंस किया। उन्होंने कहा लैम्डा ले लो भाई अलग अलग और ई लैम्डा, इनके बीच ग्राफ ड्रा करते हैं। उन्होंने ग्राफ ड्रा किया, देखा कुछ इनको जो ग्राफ मिल रहा है वो कुछ इस तरह से मिल रहा है, एट टेम्परेचर टी, एट टेम्परेचर टी, टेम्परेचर टी। अब ध्यान देना, उन्होंने कहा कि जब इसका वेवलेंथ लैम्डा 1 है, लैम्डा 1 है पर्टिकुलर, यहाँ पे स्पेक्ट्रल एमसी पावर है, फिर लैम्डा 2 है उसकी वैल्यू डिफरेंट है, लेकिन एक पर्टिकुलर वेवलेंथ ऐसा आ रहा है, इसको उन्होंने कहा लैम्डा एम, जहाँ पे स्पेक्ट्रल एमसी पावर की वैल्यू मैक्सिमम हो रही है, ई लैम्डा मैक्सिमम। बस इसी में वो इंटरेस्टेड थे, कहे जितना रेंज है जितना है, हम डिफरेंट वेवलेंथ के लिए हम किसी टी टेम्परेचर पे ऑब्जेक्ट को हॉट किया, फिर उससे डिफरेंट रेडिएशन टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी तक ले गए, टी तक ले गए। उसके बाद उन्होंने कहा कि जब इसका टी टेम्परेचर के बाद फिर उन्होंने देखा कि डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट निकल रही है, तो उसको ऑब्जर्व किया, उसको ऑब्जर्व किया, तो उन्होंने ये कहा कि जो पर्टिकुलर वेवलेंथ लैम्डा एम जिसके लिए स्पेक्ट्रल एमसी पावर की वैल्यू मैक्सिमम आ रही और ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर टी हमने हीट किया था, तो उन्होंने बताया कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो अलग अलग टेम्परेचर पे भी करो तो लैम्डा एम क्या है, वेवलेंथ ऑफ रेडिएंट एनर्जी, वेवलेंथ ऑफ ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव corresponding to maximum spectral MC power, spectral MC power, MC power मतलब ई लैम्डा मैक्सिमम। समझ में आया बेटा? उन्होंने कहा कि जो लैम्डा एम इंटू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, बस दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट फॉर यूनिवर्स। उन्होंने कहा कि जो लैम्डा एम है और एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट है उसका जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी कांस्टेंट, उसको उन्होंने कहा उसकी वैल्यू भी बता दिया 0.288 सेंटीमीटर केल्विन, या लैम्डा एम इंटू टी इज इक्वल टू 0.29 इंटू 10⁻⁻² मीटर केल्विन। समझ पा रहे हो बेटा? जब ये मीटर में कह रहे हैं तो यहाँ लैम्डा एम मीटर में रखोगे तब टेम्परेचर किस में आएगा, केल्विन में आएगा। जब ये हम 0.288 ले रहे हैं तो लैम्डा एम सेंटीमीटर में रखेंगे तब केल्विन में आएगा। इनका ये अचीवमेंट बहुत तगड़ा रहा। इससे इन्होंने क्या किया कि टेम्परेचर सन का कैलकुलेट कर दिया, तो इसको इन्होंने कहा 0.288 सेंटीमीटर केल्विन जो है, इसी को इन्होंने कहा दैट इज वीन्स कांस्टेंट, वीन्स कांस्टेंट। ये सब पे क्वेश्चन आ चुका IIT एडवांस।
ठीक है बेटा, यहाँ तक की कहानी। और एक चीज था कि हाँ, चलो यहाँ तक बात समझ में आया? बोलो यस बोलो सर। कुछ भी, बोलो। हाँ, एक चीज और देखो, अगर मान लो इसका हम टेम्परेचर बढ़ा के 2T कर देते हैं, उन्होंने भाई दूसरा ऑब्जेक्ट लिया लिया और उसका टेम्परेचर चेंज किया, देखना था लैम्डा ई लैम्डा स्पेक्ट्रल एमसी पावर ग्राफ ड्रा किया, उन्होंने टी टेम्परेचर पे किया तो लैम्डा M1 कहते, कोई नहीं T1 टेम्परेचर कहते। फिर दूसरा टेम्परेचर लिया, T1 की वैल्यू बढ़ा दी, देखा जैसे टेम्परेचर बढ़ाया तो ये वैल्यू शिफ्ट कर गया। तो अगर T2 इज ग्रेटर देन T1, टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो जो एमसी मैक्सिमम एमसी पावर की स्पेक्ट्रल एमसी पावर के करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ था, उसकी वैल्यू डिक्रीज कर गई बेटा। उसकी वैल्यू क्या हो गई? डिक्रीज। डिक्रीज कर गई। तो यहाँ पे हम कहेंगे ई लैम्डा 1 मैक्सिमम ई लैम्डा 1 मैक्सिमम ई लैम्डा 1 मैक्सिमम, और इसका हम कहेंगे ई लैम्डा 2 मैक्सिमम। तो उन्होंने कहा कि इसका जब टेम्परेचर बढ़ाया गया तो ये जो रहा वेवलेंथ लैम्डा M2 दैट हैज बीन डिक्रीज। अब एक बात बताओ कि अगर हम स्पेक्ट्रल एमसी पावर और लैम्डा के बीच का अगर हम एरिया की बात करें, टोटल एरिया, तो क्या देगा मुझे? हम लोग क्या मिलेगा बताओ जरा तो, वाइंस कांस्टेंट। है एरिया अगर लें स्पेक्ट्रल एमसी पावर और लैम्डा का, तो एमसी पावर मिलेगा ना बेटा, डी लैम्डा वर्सेस लैम्डा ग्राफ है ना, यस बोलो। यस। यस तो सर। ये एमसी पावर आएगा, तो इसका मतलब एमसी पावर जो था वो किसके, अगर एरिया का रेशियो हम पूछें, इसका एरिया और इसका एरिया लिख रहे हैं पूरा, इसका एरिया हम कहते हैं जो येलो से है A1, और ये ब्लू से हम दिखा रहे हैं पूरा एरिया, ये कह रहे हैं A2। A2 बाई A1 अगर पूछें तो क्या कहोगे? जरा सोच के बताओ। हाँ बेटा, अरे बेटा एमसी पावर हुआ ना एरिया, देखो यस इधर ई लैम्डा हमने क्या बताया, डी बाई एमसी पावर अपॉन डी लैम्डा, यही तो डिफाइन किया। तो यस। बी हो जाएगा ई लैम्डा इंटू डी लैम्डा, टोटल एरिया। टोटल एरिया अगर हम लिखेंगे तो टोटल एरिया राइट साइड आ गया, ये 0 टू ई आ गया, तो एमसी पावर आया कि नहीं आया? यस सर। एमसी पावर क्या बताया था? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4, बोलो। यस यस सर। हीट रेडिएटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, यही तो बताया है। यस सर। तो देखो यहाँ पे A2/A1 क्या हो जाएगा? A2/A1 अगर T2 हम कह दे, T2 की पावर 4 अपॉन T1 की पावर 4, यही होगा ना। यस सर। इफ T2 इज इक्वल टू 2T1, तो A2/A1 क्या हो जाएगा? 16। अगर हम टेम्परेचर इसका डबल कर दें तो जो एरिया कवर्ड होगा, एरिया अंडर कर्व होगा, वो क्या हो जाएगा? 16 टाइम हो जाएगा। समझ में आई बात? यस सर। यस। और एक चीज देख लीजिए, जो हमें स्टार दिखते हैं, स्टार जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट है, देखो ऑब्जेक्ट है, अगर उसका टेम्परेचर जैसे हम रेड करते हैं, रेड होगा, जैसे कभी नाइफ या कोई भी आयरन का एक नेल कहें या घर में जो चाकू वगैरह नाइफ यूज होता है, अगर उसको हम
गैस पे रख दें तो रेड हो जाएगा, तो उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसका शेप साइज सब दिखेगा। तो उसका जो भी होगा 400 600 केल्विन तक टेम्परेचर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट होता तो वी कैन ऑब्जर्व इट डायरेक्टली। तो 1200 डिग्री तक अगर टेम्परेचर होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का 1200 डिग्री तक, तो इट अपीयर्स रेड। अब ये नहीं कि जो भी रेड दिखेगा उसका 1200 टेम्परेचर होगा, समझ पा रहे हो ना? यस अगर हम सर। कोई ऑब्जेक्ट का हीट दे रहे हैं तो अपीयर रेड। और ये भी बात है, वो ऑब्जेक्ट का मेल्टिंग पॉइंट उससे ज्यादा होना चाहिए, नहीं तो ऑब्जेक्ट ही 1200 डिग्री पहले गायब हो जाएगा, पता ही नहीं लगेगा क्या हुआ, समझ गए? और जब ये अराउंड अप्रोक्सीमेटली ये सब बात कर रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली अगर टेम्परेचर इसका 2900 डिग्री सेल्सियस या 3000 डिग्री सेल्सियस करीब होगा, तो इट विल अपीयर व्हाइट, वो हमें व्हाइट दिखेगा, नहीं ब्लू दिखेगा। चलो देख लेना बाकी। और फोर्थ, जो हमें स्टार दिखते हैं उनका टेम्परेचर ऐसे रहता है, तभी तो उनके बारे में कुछ पता नहीं लग पाता है। और जब यही टेम्परेचर अराउंड 4000 डिग्री सेल्सियस पे होगा तो इट विल अपीयर लाइट ब्लू। लाइट ब्लू। तो कभी कभी ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि कोई स्टार है, कोई ऑब्जेक्ट है, इट अपीयर्स लाइक दिस, तो व्हाट इज दिस टेम्परेचर रेंज अप्रोक्सीमेटली? बच्चे सुने ही नहीं रहते हैं। व्हाइट का मतलब आइस जरूरी नहीं है। अब समझ गए यहाँ तक की बात? यस सर। अब अब जो भी क्लास होगी कल फिजिक्स के नहीं लूंगा, लेकिन जितना बात बताया ये एकदम टिप पे होनी चाहिए। फिर क्वेश्चन देखो कैसे हम सीधा एडवांस पे एकदम दहाड़ करेंगे, एकदम बिल्कुल एडवांस शुरू करें, कुछ नहीं है। बस एक बार रिवीजन करना, पूरा एक एक चीज नोट्स बना लेना, लास्ट मोमेंट पे एग्जाम में तुम्हें टाइम नहीं मिलता, बस वही फार्मूला वार्मूले याद है, कुछ नहीं। टाइम देते हैं हम लोग, मोमेंटम, रोटेशन, वो सब करते हैं कितना कितना, और ये सब क्वेश्चन आते हैं एकदम फ्री वाले होते हैं, तो बच्चे वही छोड़ देते हैं क्योंकि इंटरेस्ट नहीं आता, मजा नहीं आता। लेकिन अब समझ गए होगे तो हमें लगता है कि कुछ ऐसा मुश्किल नहीं है। सारे फार्मूले सब कुछ जो बताया वो लर्न कर लेना अच्छे से, और फिर हम मिलते हैं परसों फ्राइडे को, ठीक है बेटा? यस सर। एकदम करो जम के मेहनत, और फिर क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट एंट्री हमारी हो जाएगी